हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 10 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रमुख समितियां हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष हैं। पहला वाला है संघीय संविधान समिति बी.आर. अम्बेडकर, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। आपको बताना है कि यहां पर कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए, प्रमुख समितियों में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान सभा में 8 प्रमुख समितियां थीं, जिनमें आपकी संघ शक्ति समिति जो थी ये जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी, और वहीं संघीय संविधान समिति भी जो थी ये भी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाले कथन की अगर हम बात करें तो सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। प्रक्रिया नियम समिति जो है इसके प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो सेकंड वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के प्रमुख सरदार पटेल थे, तो यहां पर आपका तीसरा वाला सही है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के प्रमुख थे, तो यहां पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर होगा पहले का बी, केवल 2 और 3। दूसरा प्रश्न है अब आपका, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत स्थापित एक निकाय है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग और नीति आयोग के सदस्य वित्त आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। देखिए, पहला वाला कथन गलत है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र है और ये इसके तहत स्थापित किया गया है, यानी संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत ये एक स्थापित निकाय है, ना कि 275 के तहत। अनुच्छेद 275 जो है ये अनुदान सहायता से संबंधित है, तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी गलत है। देखिए, आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? आयोग का प्राथमिक कार्य है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण के उपयोगों और तरीकों की अनुशंसा करना। आयोग का कोई भी पदेन सदस्य नहीं है, तो उस हिसाब से आपका सेकंड वाला कथन भी यहां पर गलत हो जाएगा। यहां पर आपका ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, तो आंसर है आपका सेकंड का डी, ना तो 1 और ना ही 2। तीसरा प्रश्न है आपका, सरकार के संसदीय रूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और अधिनियमों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। रूस, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका में इस प्रकार की सरकार है। देखिए, सरकार की संसदीय प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियां और कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार अथवा उत्तरदायी सरकार अथवा सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड वाला कथन जो है ये गलत है। ये वाली जो प्रणाली है, संसदीय जो रूप आप देख रहे हैं सरकार का, ये प्रणाली ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है, जबकि यूएसए, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि में राष्ट्रपति प्रणाली है या फिर अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार वहां पर होती है। तो यहां पर इस हिसाब से आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है तीसरे का बी, केवल 1 और 2। चौथा प्रश्न है आपका, राज्य के नीति निषेधक तत्वों में से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाजवाद की विचारधारा को दर्शाता है। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, सभी श्रमिकों के लिए एक जीवन यापन योग्य मजदूरी, एक सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों को सुनिश्चित करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना। देखिए, डीपीएसपी वाला जो पोर्शन है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी वाला, उदार बौद्धिक वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सीधे सीधे प्रश्न उठकर आते हैं। तो इस वजह से ये जो आर्टिकल्स हैं और इन आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है ये प्रश्न गलत करके आएंगे। तो इस समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना, ये भी आपकी एक समाजवादी तत्व है और ये आर्टिकल 39A के तहत ये वर्णित है, यानी पहला वाला कथन आपका सही है। सेकंड वाले कथन की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है सभी श्रमिकों के लिए एक जीवन यापन योग्य मजदूरी, एक सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक
एवं सांस्कृतिक जो अवसर हैं इनको सुनिश्चित करना, ये आपके आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है, 43 में लिखा हुआ है, और ये भी आपका एक समाजवादी है, यानी सेकंड वाला भी सही है। तीसरा वाला सही नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में जो लिखा हुआ है, इनकी कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है, लेकिन ये समाजवादी में नहीं आता है, बल्कि ये गांधीवादी में आता है, यानी ये वर्गीकरण में गांधीवादी विचारों के अंतर्गत आता है। तो उस हिसाब से आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर चौथे का ए, केवल 1 और 2। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, आपको बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है परिसीमन आयोग के आदेशों की प्रतियां संबंधित व्यक्तियों एवं राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती हैं, परंतु इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा विभिन्न राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के विधानसभा क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन के उद्देश्य से परिसीमन आयोग का गठन किया है। परिसीमन पद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या फिर प्रक्रिया। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। परिसीमन आयोग का जो गठन है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से संचालित होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन जो है ये भी सही है, जो यहां पे बताया गया है कि परिसीमन आयोग के आदेशों की जो प्रतियां हैं ये संबंधित व्यक्तियों एवं राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं है। यानी कि इसके आदेशों की जो प्रतियां हैं वो संबंधित व्यक्तियों और राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है 5वें का सी, 1 और 2 दोनों। देखिए भारत में ऐसे परिसीमन आयोग जो बने हैं इनका गठन 4 बार हुआ है अब तक। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक 4 बार ऐसे परिसीमन आयोग बन चुके हैं। पहला परिसीमन आयोग 1952 में बना था, उसके बाद अगला वाला 1963 में बना है, उसके बाद अगला वाला 1973 में बना है और एक 2002 में। तो ऐसे करके 4 बार परिसीमन आयोग बन चुके हैं। यानी अभी जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक आपके 4 हैं, अब आगे आगे बढ़ जाएं तो अलग बात है। तो यहां पर आपका 5वें का सही आंसर है सी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। आपको यहां पर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का प्रयोग करना है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के अवसर में समानता, विधि के समक्ष समता या भारत के राज्य क्षेत्र में विधियों का समान संरक्षण। देखिए यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार केवल लगा हुआ है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, यानी भारतीयों के अलावा ये किसी दूसरे को उपलब्ध नहीं है। तो यहां पर पहला वाला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये आपका आर्टिकल 15 में वर्णित है। सेकंड वाला लोक नियोजन के अवसर में समता, ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है और ये आपका आर्टिकल 16 में यानी 16 में ये वर्णित है। अगला वाला जो है ये सही नहीं है। विधि के समक्ष समता जो है ये आपका आर्टिकल 14 में आ जाता है, लेकिन ये केवल भारतीयों को नहीं है बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त है। यानी जो भारत का भ्रमण करने आते हैं विदेशी, ये उनको भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला जो है गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 1 और 2 सही है, तो आपका सही आंसर है 6वें का बी, केवल 1 और 2। 7वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन के इस विशेष नेता ने ग्यूसेप मेजनी एवं शिवाजी की जीवनी की रचना की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल से संबंधित थे, वह हिंदू महासभा से भी जुड़े थे। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त विवरण किससे संबंधित है? बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, बिपिन चंद्र पाल। देखिए यहां पर 3 नेताओं की जो तिकड़ी है, यानी 3 नेताओं की जो तिकड़म है, उनको गरम दल का नेता बोला जाता है। तो उनको याद करने का तरीका ये है लाल, बाल और पाल। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यानी 3 जो गरम दल के नेता हैं
वो लाल बाल पाल यानी लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो इनकी तिकड़ी याद रखनी है आपको। ये तीनों क्या है, गरम दल के नेता हैं। अब देखिए यहाँ पर दो इंसिडेंट एक साथ हुए हैं। एक तो ये गरम दल के नेता हैं, ऊपर से इनकी जो मृत्यु हुई है वो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय जो हैं इनकी मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध की वजह से हुई थी। साइमन कमीशन की विरोध कर रहे थे ये, और उसी समय लाठीचार्ज कर दी गई और ऐसे करके इनकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है 7वें का बी वाला। लाला लाजपत राय के बारे में बात करें तो लाला लाजपत राय का जन्म जो हुआ था 1865 को पंजाब के फिरोजपुर में एक धुड़ी के नामक एक छोटा सा गांव था, उसमें हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी या फिर पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में इन्होंने आर्य समाज में शामिल हो गए। इनका विश्वास था कि हिंदू धर्म में आदर्शवाद राष्ट्रवाद को साथ मिलकर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हिंदू महासभा से भी जुड़े, इन्होंने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष भी किया। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर है ये है आपका बी वाला, 7वें का बी। 8वां प्रश्न है आपका, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने और सुनिश्चित करने के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, निर्वाचन आयुक्तों को पदावधि की सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग में नियुक्ति के लिए अर्हता निर्धारित की गई है। देखिए यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है। केवल मुख्य चुनाव आयुक्त को पदावधि की सुरक्षा प्रदान की गई है, उसे उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो यहां पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर क्योंकि एक आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो उसके सहायक होते हैं, यानी दो उसके निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी एक मैन है और दो लोग इसके सपोर्टर हैं। तो यहां पर सभी की बात नहीं हो रही है। यहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो उसको उसकी पदावधि की सुरक्षा प्रदान की गई है, ना कि सभी निर्वाचन आयुक्तों को। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है यह भी आपका सही नहीं है। देखिए यहां पर हम बात करें तो संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों की विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक अर्हता निर्धारित नहीं की है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन गलत हैं। आपका आंसर होगा यहां पर 8वें का डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 9वां प्रश्न है अब आपका, यहां पर पूछा गया है विरोध के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, विरोध का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के उप अनुच्छेद ए में निहित है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद 21 में निहित जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। संविधान विरोध करने और असहमति व्यक्त करने के एक अधिकार को गारंटी देता है, लेकिन कुछ कर्तव्यों के प्रति दायित्व के साथ देता है, यानी ऐसा नहीं है एकदम दे दिया। तो जो आपका अनुच्छेद 19(1) है इसमें निहित है, ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और अनुच्छेद 19(1) जो है इसमें शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही है। ये जो है अनुच्छेद 21 में निहित जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, पोर्टफोलियो प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1852 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। देखिए पहला वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वो 1852 में नहीं हुई थी, बल्कि 1859 में हुई थी, और डलहौजी ने नहीं की थी बल्कि कैनिंग ने की थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा, यानी इसे वर्ष 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था और उसे अपने विभाग
के मामलों पर परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 10वें का ए, केवल एक। 11वां प्रश्न है आपका, एसआर बॉम्बई मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। एसआर बॉम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति पूर्ण नहीं है। निर्णय में कहा गया है कि विधानसभा का पटल एकमात्र मंच है जहां तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण किया जाना चाहिए। एसआर बॉम्बई मामला सुर्खियों में क्यों आया, इसके आने का रीजन था, देखिए हमारे देश में आज़ादी के बाद आपको पता ही होगा कि लगातार 4 बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन तीसरी बार के बाद राज्यों में ये माहौल बिगड़ गया। राज्यों में क्या हुआ, फिर स्थानीय दलों का उदय हुआ और आप देखेंगे चौथी या 5वीं बार में राज्यों में कांग्रेस की सरकार ना बनकर अन्य दलों की सरकार बनी। तब ऐसे में क्या हुआ, मतभेद का दौर स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब तक केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो जो सुप्रीम लीडर होते थे यानी प्राइम मिनिस्टर जो होते थे, जो वो डिसीजन कर देते थे, तो वही डिसीजन राज्यों को भी मानने पड़ते थे और ऊपर भी वो डिसीजन उनके चलते थे। लेकिन अब जब राज्यों का माहौल चेंज हो गया, राज्यों में स्थानीय पार्टियों की सरकार हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे, अपनी प्रधानमंत्री की बात को काटेंगे भी। तो यही कुछ देखने को आया। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, यानी ये अभी की बात नहीं है, आप इतिहास उठाकर देखेंगे, मेरा किसी से कोई अपनी पर्सनल भावना नहीं है, ये सब इतिहास में वर्णित है। आपकी क्लास 12th की जो मैंने पॉलिटी की किताब पढ़ाई है उसमें भी आपको ये बताया गया है। तो वहां पर ये हुआ था कि मान लीजिए किसी राज्य में, मान लीजिए XYZ, केरल का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। केरल राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस में और केरल जो राज्य की स्थानीय सरकार है उसमें बन नहीं रही है, तो यहां पर क्या किया, जो केंद्र सरकार है उसने डिसीजन लिया कि केरल की सरकार को बर्खास्त करवा दो, इस आधार पर बर्खास्त करवा दो कि वहां पर वो संवैधानिक प्रावधानों के अकॉर्डिंग अपना शासन नहीं चला पा रहे हैं। तो ऐसे मामले देश में देखने को सामने आए हैं। तो उसी बिहाफ पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और एंड में एसआर मुंबई मामले के में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पूरी तरह से इसको जस्टिफाई किया है और पूरी तरह से इसमें अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। यहां पर बोला गया है कि इस मामले ने शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाले केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया। यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। यहां पर इस निर्णय में ये माना गया कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति असीमित या पूर्ण नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा राष्ट्रपति जो है वो केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है इसकी सलाह पर कार्य करता है। तो जो मंत्रिपरिषद कहेगी, जो प्रधानमंत्री कहेगा, वही राष्ट्रपति को करना पड़ता है। तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकता है, यानी इस मामले में राष्ट्रपति की शक्ति पूर्ण नहीं है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी सही है। निर्णय में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि विधानसभा का पटल एकमात्र मंच है जहां तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण किया जाना चाहिए, न कि यह राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय पर निर्भर हो, जिसे प्राय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में देखा जाता है। तो ये बात भी यहां पर बोली गई। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 11वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 12वां प्रश्न है आपका, अप्रवासी भारतीय NRI और भारत के विदेशी नागरिक OCI कार्ड धारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, अप्रवासी भारतीयों को भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध सभी लाभ प्राप्त होते हैं। OCI कार्ड धारकों को भारत में शोध कार्य करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। देखिए, अप्रवासी भारतीयों को सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अधीन भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध सभी लाभ प्राप्त होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें OCI वाले की, यानी कि जो आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी भारत का विदेशी नागरिक वाला जो कार्ड धारक है, इसकी अगर हम बात करें तो OCI कार्ड धारकों को भारत में शोध कार्य करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे संबंधित इंडिया मिशन या पोस्ट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 12वें का सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 13वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, NCBC की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकारों के हनन से संबंधित
शिकायतों की जांच करना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख कार्यों में से एक है। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही हो जाएगा। बाद में हम देखते हैं 102 में संविधान संशोधन 2018 के जरिए इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है 2018 में, इसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। और वर्तमान में इसको 338 संविधान के आर्टिकल 338 के तहत रखा गया है, अंत स्थापित किया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों और उन्हें सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना इसका प्रमुख काम है। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर जो है 13 में का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 14वां प्रश्न है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसने द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए 1781 में एक संशोधित अधिनियम पारित किया गया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया और इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को वाणिज्य संबंधी मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी। यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसने द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। सेकंड वाला भी सही है। यहां पर ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण इसके तहत प्रदान किया गया। तो सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। इस एक्ट के अंतर्गत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। तो यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। तो आंसर है आपका 14 में का डी, यानी 1, 2 और 3। 15वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। NPPA को ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को लागू करने का काम सौंपा गया है। NPPA गैर अनुसूचित दवाओं का मूल्य भी तय कर सकता है। देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, यानी NPPA कैबिनेट समिति द्वारा वर्ष 1994 में दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए नियामक के रूप में दवा नीति की समीक्षा करते हुए लिए गए निर्णय के अनुसार विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र निकाय के रूप में 1997 में इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1997 में इसको स्थापित किया गया है। ये जान लीजिए। पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही नहीं है। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में गठित किया गया है, न कि परिवार कल्याण मंत्रालय के संलग्न कार्यालय के रूप में। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। ये जो है दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का प्रवर्तन करता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड वाला कथन आपका ये भी सही है। NPPA ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत सार्वजनिक हित में असाधारण शक्तियों का आह्वान करके गैर अनुसूचित दवाओं के लिए कीमत भी ये तय कर सकता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है। तो आंसर है आपका 15 में का बी, केवल 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को इतना देख नहीं रहे हैं, इसके अलावा लाइक और शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। पहली बात तो आप देख ही नहीं रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग पहले तो इतनी ज़्यादा बेसब्री आपको रहती है कि सर ये स्टार्ट करो वो स्टार्ट करो। अब जब चीज़ स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आप बिल्कुल विमुख हो जाते हैं, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आप वो काम पेंडिंग में डाल देते हैं। मुझे ये मालूम है कि अभी वीडियो नहीं देखी जा रही है, लेकिन हाँ 6 महीने 1 साल के बाद आप यही वीडियो दोबारा देखेंगे। तो बेटर ये है कि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, हाल के हाल आपके डाउट भी क्लियर करता हूँ, तो अभी देखने में आपको क्या आपत्ति है। तो मेरी गुजारिश आप सबसे यही है, ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है वास्तव में बहुत कीमती कंटेंट है।
इस कंटेंट के लिए ही बहुत सारे बच्चे कोचिंग्स में 5,000 या 10,000 रुपये टेस्ट सीरीज में खर्च करते हैं, हर साल खर्च करते हैं। यहाँ तो आपको फ्री में मिल रहा है, फिर भी आप क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे हैं? और कंटेंट की गुणवत्ता में भी किसी प्रकार का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने लीपा पोती की हो, जल्दी जल्दी में कंटेंट आपको दे दिया हो, ऐसा भी नहीं है। कंटेंट की गुणवत्ता भी बिल्कुल यूपीएससी स्टैंडर्ड की है। तो आप लोग खुद समझिए। देखिए, मैं बार बार ये सब रिपीट करूं ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा बुरा ये लगता है कि इतना मेहनत के बावजूद, इतना कीमती कंटेंट आने के बावजूद भी आप लोग बिल्कुल विमुख हो गए हैं। आप लोग देखना ही नहीं चाह रहे हैं। आप लोग क्या डिमांड करते हैं कि सर ये किताब पढ़ा दीजिए, वो किताब पढ़ा दीजिए। किताब पढ़ना एक अलग बात है, किताब पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन जो काम ये है वो ये है कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। किताबें तो आप 50 पढ़ लीजिए, 50 मैं पढ़ा दूंगा, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो मेरा मानना यह है कि प्रैक्टिस भी साथ के साथ कीजिए कि आपने कितना पढ़ा है, उसमें से आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि जब भी ये वीडियो 9 बजे आया करे, आप अपने हाथ में एक पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए और पहले यानी मैं जब तक लाइन पढ़ता हूं उतनी ही टाइम में आप भी सोच लीजिए इसका आंसर क्या क्या होगा और अपने अकॉर्डिंग गैस करके उस पेपर पर लिखा कीजिए। तो उससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी, आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाएंगे। आपके अंदर कोई डाउट है तो आप तत्काल कमेंट कीजिए, उसका निराकरण मैं करूंगा। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।